नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु के काव्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के काव्य सिद्धांतों के अध्ययन से पूर्व हम अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये यूनानी विद्वान थे। इनका समय ईसा से 374 से 322 ईसा पूर्व इनका समय है। ये महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु को पाश्चात्य विधाओं का आदि आचार्य भी कहा जाता है। सिकंदर महान के ये गुरु थे। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ विभिन्न विषयों पर हैं, जैसे काव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र आदि। इनके जो साहित्य या काव्य संबंधी जो ग्रंथ हैं वे हैं पोइटिक्स, जिसे हिंदी में काव्य शास्त्र कहा जाता है, तथा दूसरा है रिटोरिक्स, जिसे हिंदी में हम भाषण शास्त्र कह सकते हैं। अरस्तु के दो काव्य सिद्धांत हैं। पहला अनुकरण सिद्धांत या इसे अनुकृति सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा विरेचन सिद्धांत। इस व्याख्यान में हम अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि अनुकरण के विषय में अरस्तु का क्या मत है। वस्तुतः अरस्तु है वे अनुकृति या अनुकरण को एक कला मानते हैं, और एक ऐसी कला मानते हैं जो सभी कलाओं के मूल में है। तो यदि हम इस बात को स्वीकार करें तो काव्य की आत्मा ही अनुकृति हो जाती है। उन्होंने अनुकृति की इस व्याख्या में इसको स्पष्ट करने के लिए अनुकृति का माध्यम, अनुकृति का विषय, अनुकृति की विधि, इन सब का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। अनुकृति का माध्यम, वे कहते हैं कि अनुकृति का माध्यम है, अनुकृति जिसके द्वारा की जाती है वह भाषा है। यानी साहित्य के संदर्भ में, संगीत के संदर्भ में जैसे सामंजस्य और लय है, नृत्य के लिए जैसे केवल लय है, तो इसी प्रकार काव्य कला साहित्य के लिए अनुकृति करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। ये भाषा दोनों रूपों में होती है, गद्य रूप में भी और पद्य रूप में भी। तो इसमें जो अरस्तु का एक मत है इस संदर्भ में हम वो उल्लेख कर सकते हैं। वे कहते हैं कि प्राय लोग छंद के साथ कवि शब्द इस तरह जोड़ देते हैं और शोक गीति रचयिताओं की चर्चा इस प्रकार करते हैं मानो वे अनुकृति के नहीं वर्ण छंद के ही आधार हैं, क्योंकि वे अनुकृति के आधार हैं ये छंद आदि। निर्विवेक रूप से कवि पद के अधिकारी हों, ऐसा ये मानते हैं कि छंद के ही आधार हैं और वे कवि पद के अधिकारी हैं। यदि चिकित्सा शास्त्र या भौतिक दर्शन का कोई भी सिद्धांत छंदोबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसके भी प्रस्तुतकर्ता को प्रथानुसार तो कवि ही कहा जाएगा। वस्तुतः अरस्तु का जो विचार है, ये जो माध्यम के विषय में साहित्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला जो तत्व है, वे कहते हैं वो छंद नहीं है अपितु अनुकृति है। अनुकृति के माध्यम से ही भौतिक शास्त्र और ये जो साहित्य है उसमें अंतर होता है। यानी वो पद्य या गद्य रूप को इतना महत्व नहीं देते जितना अनुकृति को। यानी भाषा का, अनुकृति का जो माध्यम है वो भाषा होती है, और भाषा का कोई सा भी रूप इसमें हो सकता है। ये अनुकृति के लिए केवल छंदबद्ध भाषा हो या छंद ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। भाषा का कोई भी रूप काव्यात्मक अनुकृति का माध्यम बन सकता है। इसके बाद वे अनुकृति के विषय उनका उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वही अनुकृति के विषय होते हैं। इन क्रियाकलापों का भी वे व्यापक इसमें वे वर्णन करते हैं, इन्हें स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यों का नहीं, क्योंकि जो अनुकरण है उसमें कार्य और जीवन का अनुकरण किया जाता है। किसके कार्य और जीवन का? मनुष्य के कार्य और जीवन का। तो कार्य शब्द का प्रयोग वे
मानव जीवन के चित्र के अर्थ में करते हैं, व्यापक अर्थ में लेते हैं कार्य को भी। उनके अनुसार जो कुछ भी मानव जीवन के आंतरिक पक्ष को व्यक्त करे, बुद्धिसम्मत व्यक्तित्व का उद्घाटन करे, वह सभी कुछ कार्य के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। इसका अर्थ केवल मनुष्य के कार्य ही नहीं, उसके भाव, उसके विचार, उसके चरित्र, यानी जो उस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, वे भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार अनुकरण का विषय हो जाता है, वो है क्रियाशील मनुष्य। अब ये क्रियाशील मनुष्य भी वे दो प्रकार के मानते हैं, अच्छे और बुरे, यानी श्रेष्ठ और हीन, यानी सद्वृत्ति वाले और दुर्वृत्ति वाले। तो कहते हैं श्रेष्ठतर व्यक्तियों के कार्य का जो अनुकरण किया जाता है, जिसमें वो त्रासदी होती है, इसमें भव्यतर चित्रण होता है, जबकि हीनतर व्यक्तियों के कार्य कॉमेडी के माध्यम से वो अनुकृत होते हैं। उसका वह जो चित्रण है वह हीन चित्रण है, हीनतर चित्रण है। इस प्रकार ये अनुकृति के विषय को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद अनुकरण की विधि का भी वे उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि काव्य के विभिन्न रूपों में अनुकृत विषय एवं उसके माध्यम की समानता होते हुए भी उनमें परस्पर विधि या शैली का अंतर होता है। बेशक उनके विषय समान हैं और उसका माध्यम भी समान है, भाषा है और विषय मनुष्य के कार्य हैं, लेकिन उसकी विधि या शैली अलग अलग होती है। ये तीन प्रकार की विधि या शैली का उल्लेख अरस्तु करते हैं। कहते हैं पहला तो जहाँ कवि कहीं अपने विषय का वर्णन करता है, कहीं अपने पात्रों के मुख से कुछ कहलवाता है, तो उसे हम प्रबंधात्मक शैली कहते हैं। यहाँ वे होमर के काव्य का उदाहरण देते हैं। दूसरा वे कहते हैं कि जहाँ आदि से लेकर अंत तक कवि सर्वत्र एक जैसे रूप में रहता है, यानी वहाँ आत्माभिमानात्मक शैली होती है। तीसरा कहते हैं कि जहाँ कवि स्वयं तो दूर रहता है और समस्त जो बात है वो पात्रों के माध्यम से ही कहलवाता है, पात्रों को वह नाटकीय शैली में प्रस्तुत करता है, तो ये शैली होती है, ये नाट्य शैली कहलाती है। तो इस प्रकार अनुकरण की विधि में वे तीन प्रकार की शैलियों का वर्णन करते हैं। इसके बाद वे कवि का एक विशेष महत्व अनुकृति में स्थापित करते हैं और कवि को इतिहासकार से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कवि और इतिहासकार में भेद स्थापित करते हुए, भेद करते हुए कहते हैं कि इतिहास तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। तो इस प्रकार जो कवि का जो कार्य है वो एक सामान्य, यानी सामान्य की अभिव्यक्ति, सामान्य का अर्थ यहाँ सार्वभौम, साधारणीकरण के अर्थ में लेते हैं, सार्वभौम की अभिव्यक्ति कवि करता है और इतिहास और विशेष की अभिव्यक्ति करता है। तो इसी प्रकार जो काव्य का स्वरूप है वो इतिहास से वे भव्य सिद्ध करते हैं। तो जहाँ हम इस अनुकृति सिद्धांत के थोड़े से महत्व को देखते हैं, काव्य में अनुकृति का क्या महत्व है, तो देखते हैं कि काव्य में का जो मूल कारण है वो अनुकृति ही है अरस्तु के मतानुसार। यानी अनुकृति को बहुत अधिक महत्व दे दिया, यानी काव्य की सृष्टि और काव्य का आस्वादन, इन दोनों का ही मूल कारण वे अनुकृति को मानते हैं, है ना। वे काव्य के उद्भव का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि कविता सामान्यतः दो कारणों से प्रस्फुटित होती है। इसमें पहला कारण है मानव के सहज स्वाभाविक अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति से ही कविता का उद्भव हुआ है, ऐसा मानते हैं वे। और दूसरे कारण के रूप में वे कहते हैं कि सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति का आख्यान। तो इन दोनों कारणों से, यानी इसमें वो काव्य में अनुकृति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसके पश्चात जो ये इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत की व्याख्या की है विभिन्न विद्वानों ने। इस व्याख्या के मूल में व्याख्याकार एक शब्द लेते हैं मिमेसिस, जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है। मिमेसिस का प्रयोग उन्होंने इमिटेशन या अनुकरण के रूप में किया है। मिमेसिस जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है, अरस्तु से पूर्व प्लेटो भी इसका प्रयोग कर चुके थे, परंतु अरस्तु ने इसका प्रयोग है वो बहुत अधिक सूक्ष्म अर्थ में किया है और इसी अर्थ की फिर विभिन्न विद्वानों ने व्याख्या की है। जैसे कि प्रोफेसर बूचर हैं, वे कहते हैं कि अनुकृति का अर्थ सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन नहीं है। कलाकृति में मूल का पुनरुत्पादन नहीं होता, अपितु जैसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है वैसा उत्पादन होता है, यानी अपनी इंद्रियों के अनुभव या उनकी प्रतीति के अनुसार जो उत्पादन होता है वह काव्य बनता है। इसके बाद प्रोफेसर गिलबर्ट मरे
मिमेसिस शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अनुकरण शब्द में, यानी मिमेसिस अनुकरण का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये कहते हैं कि अनुकरण में कर्ण या सृजन विद्यमान है, यानी कुछ अलग चीज का कुछ निर्माण, सृजन। अतः अनुकरण का अर्थ है वो कहते हैं कि ऐसा प्रभाव या ऐसे प्रभाव द्वारा उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये इसकी एक व्यापक व्याख्या करते हैं प्रोफेसर गिलबर्ट मरे भी। इसके बाद एक यार्ड्स नाम के विद्वान हैं, वे इस मिमेसिस शब्द के विषय में इसमें कहते हैं कि इसका अर्थ है आत्माभिव्यंजन से भिन्न जीवन की अनुभूति का पुनः सृजन। आत्माभिव्यंजन से इसको वो अलगाते हैं, उससे अलग करते हैं, और इसमें वे मानते हैं जीवन की अनुभूति का पुनः सृजन मिमेसिस शब्द के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्कॉट जेम्स हैं, वे अनुकरण को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्यायवाची मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न विद्वान हैं, ये अनुकरण को स्पष्ट करने, अनुकरण या मिमेसिस को स्पष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया है। परंतु अनुकरण शब्द अपने आप में इतना स्पष्ट है कि इसका स्पष्टीकरण का बहाना बनाकर ये अपने सिद्धांत, ये जो विद्वान हैं, ये सिद्धांत पर अपनी अपनी मान्यताएं इस पर थोपने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण ये जो है, ये व्याख्याएं इतनी मान्य ना होकर इसकी नई व्याख्या की गई है, नई प्रकार से स्पष्टीकरण। और उसके लिए हम मुख्य रूप से डॉक्टर नगेंद्र का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मिमेसिस का अर्थ इमिटेशन के अर्थ में कहते हैं कि इतना भिन्न नहीं है इमिटेशन के अर्थ से कि उसमें सृजना का भी अंतर्भाव हो सके। इमिटेशन या मिमेसिस जो शब्द है उसमें सृजना का अंतर्भाव थोड़ा सा कम होता है, यानी जो अरस्तु जो इसमें अर्थ भाव भरना चाहते थे वो इसमें वो सृजना का भाव भरना चाहते थे मिमेसिस शब्द में। तो इसलिए यह आक्षेप असंगत नहीं हो सकता कि अरस्तु ने उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी मिमेसिस या इमिटेशन या अनुकरण में जो एक सृजना का भाव है वो नहीं आ पाता। तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अरस्तु ने इस शब्द का उचित प्रयोग नहीं किया। जो अर्थ अरस्तु ने अनुकरण शब्द में भरना चाहा वह उसके सामर्थ्य से बाहर ही रह गया। वस्तुतः अनुकरण का अर्थ यथार्थ मात्र नहीं है, केवल यथार्थ का अनुकरण कर देना, नकल कर देना, वह अनुकरण नहीं। अरस्तु जो चाहते थे उनका जो अनुकरण का अर्थ है वह यथार्थ से बहुत अलग है। कहते हैं पुनः सृजन का पर्याय है ये, यानी इसमें पुनः सृजन का भाव है, उसमें भाव तत्व और कल्पना तत्व है, दोनों का यथेष्ट अंतर्भाव उसमें है। उसमें सृजना और सृजना के आनंद की अस्वीकृति नहीं है, यानी सृजना का आनंद भी है उसमें और सृजना भी है। तो इस प्रकार ये मिमेसिस का ऐसा अर्थ डॉक्टर नगेंद्र निकालते हैं इसकी व्याख्या करते हुए। तो यानी जिस मिमेसिस या इमिटेशन या अनुकरण से जो अरस्तु जो अर्थ जो भरना चाहते थे वो शायद उसमें नहीं भर पाए, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मत है। और इसने मिमेसिस में जो अर्थ वो भरना चाहते थे अरस्तु उसको भी स्पष्ट किया है। इसके बाद हम देखते हैं इस सिद्धांत की कुछ इसका महत्व या इसकी जो शक्तियाँ हैं या ये सिद्धांत कितना किस प्रकार ये उपयोगी है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि मिमेसिस शब्द के द्वारा प्रयोग बेशक मिमेसिस शब्द का किया अरस्तु ने, लेकिन उसमें उन्होंने एक नया एक अर्थ भरने की उन्होंने प्रयास किया है। तो इसे एक नया अर्थ उन्होंने देना चाहा है और इस नए अर्थ देते हुए उन्होंने कला का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध किया है। और इस स्वतंत्र अस्तित्व में वे कला को केवल उपयोगिता या केवल शिव ही नहीं मानते, सुंदर भी मानते हैं, यानी कला के सुंदर रूप को भी वे प्रतिष्ठापित करते हैं। कला पर या साहित्य पर उनके गुरु प्लेटो ने जो आक्षेप लगाए थे, तो अरस्तु का ये जो अनुकरण सिद्धांत है ये उन आक्षेपों का निराकरण करता है। और कविता दार्शनिकता तथा नीतिकार के एक जो बंधन में बंध गई थी, यानी नीतिपूर्ण नैतिकता के बंधन में जो प्लेटो ने बांध दिया था कविता को दार्शनिक अपने दृष्टिकोण के कारण, उससे अरस्तु
कविता को मुक्ति दिलवाते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुकरण को जो कि हीनता का भाव है उसका उन्नयन किया। यानी अनुकरण ये नहीं कि केवल किसी की नकल या नकल की नकल, जैसा प्लेटो ने कहा था सत्य से तिगना दूर, ऐसा नहीं। उन्होंने इसमें पुनर्सृजन का भाव भरा, पुनरुत्पादन का भाव भरा। तो ये अनुकरण की हीनता को उन्होंने दूर किया और उसका उन्नयन किया। ये इस सिद्धांत की बड़ी शक्ति है। इसके पश्चात इस सिद्धांत की कुछ अपनी सीमाएं, कुछ इसमें कमियां भी हैं, उनका भी उल्लेख हम करते हैं। जैसे पहली हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तुपरक भाव तत्व को अधिक महत्व दिया गया है ना, व्यक्तिपरक भाव तत्व की इसमें थोड़ी सी उपेक्षा की गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा, इसमें कवि की अंतश्चेतना को भी अधिक महत्व नहीं दिया गया। इससे इसकी परिधि है, इस सिद्धांत की परिधि वो सिमट कर रह गई, क्योंकि काव्य में कवि की अंतश्चेतना काव्य सृजन में या साहित्य सृजन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसकी प्राय यहाँ उपेक्षा की गई, अधिक महत्व उसे नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त गीति काव्य बहुत अधिक है साहित्य या काव्य के क्षेत्र में। तो गीति काव्य इस अनुकरण की परिधि में नहीं समा पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा, जो गीति काव्य की आत्मा है, और भाव जो प्रेरणा के भार से दबकर फूटता है। और यहाँ हमने जैसे पढ़ा, यानी व्यक्तिपरक भाव को यहाँ कम महत्व दिया गया है। पहले बिंदु में ही हमने सीमाओं में स्पष्ट किया कि व्यक्तिपरक भाव को इसमें कम महत्व दिया गया है, वस्तुपरक भाव को अधिक महत्व दिया गया है। जबकि जो गीति काव्य का जो मूल है वो व्यक्तिपरक भाव है। तो इसलिए गीति काव्य इस सिद्धांत की सीमा से कहीं बाहर हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये कलाकार के मन में जो कुछ घटित होता है, घटित होने वाला एक सहजानुभूति का सिद्धांत है। और सहजानुभूति का सिद्धांत यही स्पष्ट करता है कि कवि के मानस में, कलाकार के मन में क्या घटित होता है। तो उसके अनुसार अनुकरण कला सृजन में कोई महत्व नहीं रखता। जबकि अरस्तु अनुकरण को ही कला मानते हैं। तो इस प्रकार सहजानुभूति का जो सिद्धांत है उसकी कसौटी पर ये अनुकरण वाली बात, अनुकरण वाला सिद्धांत खरा नहीं उतरता। इसके अलावा एक कमी इसमें ये भी है कि मिमेसिस शब्द की जो अर्थ परिधि है उसमें पुनर्सृजन, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, ऐसे अर्थ वो समा नहीं पाते, उनका अंतर्भाव नहीं हो पाता। बेशक अरस्तु का विचार या अरस्तु का दृष्टिकोण यही था कि इसका एक व्यापक अर्थ, मिमेसिस का एक व्यापक अर्थ में इसका संदर्भ में प्रयोग किया जाए, जिसमें ये समा जाए पुनर्सृजन या कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसकी जो अर्थ परिधि है मिमेसिस या अनुकरण शब्द की, वो थोड़ी सी संकुचित ही रह गई। तो ये इस अनुकरण सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति कला को असत्य वस्तुओं का अनुकरण नहीं माना, उन्होंने प्रकृति का अनुकरण माना है, और प्रकृति एक सत्य है। तो प्रकृति का अनुकरण उन्होंने माना है। तो इस प्रकार काव्य को और अनुकरण को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये प्लेटो की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि जो काव्य या साहित्य है वो सत्य से तिगना दूर है और नकल की नकल है। अरस्तु ने काव्य या कला को प्रकृति का अनुकरण मानते हुए उस अनुकरण सिद्धांत द्वारा उसका नवीकरण भी किया है और एक उसका सृजन का रूप भी प्रस्तुत किया है। तो ये इस उनके सिद्धांत को हम निष्कर्ष रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस व्याख्यान में हम इतना ही रखते हैं। इसमें यानी ये अनुकरण सिद्धांत की हमने विवेचना की है। आशा ये आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।